हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवंतिका सिंह। बायोरिदम्स और खेल की अहमियत से लेकर बच्चों की एजेंसी तक आज हम बात करेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल और एक सही रूटीन हर बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमारा टॉपिक है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। And to talk about that, we have with us Dr. Sonia Malhotra, जो एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट है, and आकांक्षा रस्तोगी, जो एक डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम। थैंक यू। खेल के बारे में बात करते हैं। Let's start the conversation on a playful note. तो जब बच्चे फ्री होते हैं, जब अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम हो रहा होता है, तो उनके ब्रेन में उस टाइम क्या हो रहा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता क्या है? कई बार हम प्ले को भी एक आउटकम और एक इस तरीके से देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि बच्चा उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कुछ का कुछ बना रहा है। जरूरी नहीं है कि उसका एक एंड रिजल्ट है, पर कभी बच्चा जो है वो एक चम्मच को माइक बना लेता है, कभी आटे के साथ खेल रहा है। सो बहुत सारी चीजें बच्चा कर रहा है जिसका कोई एक फाइनल आउटकम नहीं है, लेकिन वो उसके जरिए अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा है। सो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की अगर हम बात करें तो इट्स मोर अबाउट अपने वातावरण को समझना, अपने डे टू डे की चीजों के साथ। सो प्ले के थ्रू बहुत कुछ हो रहा होता है ब्रेन में, और एक बच्चे के लिए प्ले ही जरिया है लर्न करने का। आई थिंक दैट्स द ओनली वे जिससे बच्चे सीखते हैं। क्या प्रिटेंड प्ले स्टडीज को हेल्प करता है? प्रिटेंड प्ले का रिलेशन एकेडमिक्स ही नहीं हर चीज के साथ है, बिकॉज जब आप प्रिटेंड प्ले करते हैं, नॉट ओनली आपकी क्रिएटिविटी या द क्रिएटिव पार्ट ऑफ ब्रेन एक्साइट हो रहा होता है, आप बहुत सारी और चीज़ें सीख रहे हैं। आप पर्सपेक्टिव टेकिंग सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि एट द सेम टाइम आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा टीचर ही खेल रहा है, आप उस वक्त एक टीचर को एम्बॉडी कर रहे हैं, आप उस वक्त एक अपनी ही लर्निंग को एक मेक बिलीव ब्लैक बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो कि प्रिटेंड बच्चे हैं, वो उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। प्रिटेंड प्ले उतना सिंपल नहीं है कि मैं स्कूल से घर आई, मैंने अपनी टीचर को कॉपी किया एंड इट्स ओवर। इट इज़ वे मोर देन दैट। आप अपने डे टू डे सिनेरियो का मीनिंग मेक कर रहे हैं। एंड इन एकेडमिक्स वी स्टार्ट विद वेरी कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स, विच मीन्स 1, 2, 3, 4 से आप शुरू करते हैं, बट आप अल्टीमेटली 5, 6 या 30 और 7, 8 या 56 पे जाना चाहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रोथ ऑफ ब्रेन है, ये आपको प्रिटेंड प्ले के जरिए बहुत नेचुरली आनी शुरू हो जाती है। प्रिटेंड प्ले की कॉम्प्लेक्सिटी नेचुरली एडवांस होनी शुरू हो जाती है, एंड लाइकवाइज पैरेलली एकेडमिक्स भी एडवांस होते हैं। सो डेफिनेटली प्रिटेंड प्ले का एक एकेडमिक्स में रोल है। पीयर प्ले एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग को डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है? जब हम प्रिटेंड प्ले की बात करते हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं। टीचर, डॉक्टर, हम अपने ही घर को एक स्टेज बना लेते हैं, हम परफॉर्मेंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम टीचर खेल रहे हैं, अब अगर आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हो और आपके किसी पीयर ने कुछ फेंक करके मारा, एक चौक मारी, अब आप टीचर हो, आप उसको इम्पल्सिवली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आपको शांत रहना है। सो उस समय टीचर का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आप वो समझ पाते हो। ये बहुत मेजर स्किल है, लेकिन प्रिटेंड प्ले के थ्रू बच्चे वहाँ पे समझ पाते हैं। सिमिलरली अगर हम सिम्बॉलिक प्ले की बात करें, तो हम कोई भी चीज़ जो है, हमने चम्मच को माइक बना लिया, या फिर हमने एक दुपट्टा है, हमने उसको एक झूला बना लिया। सो जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कैसे कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और वो फिक्स्ड नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम डॉक्टर खेल रहे हैं और अगर हम मरीज बने हुए हैं, तो उसको कितना दर्द हो रहा है ये पीयर समझ रहा है, और फिर उसका इलाज कर रहा है। नहीं, ज़्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा दवाई दे देते हैं। वहाँ पे कई बच्चे प्रिटेंड करते हैं कि इंजेक्शन से डर लग रहा है। तो ये जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि इससे डर लगता है, इससे कैसे होता है, अच्छा डर में चिल्लाना है, अच्छा इसमें शांत बैठना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्रिटेंड प्ले के थ्रू बहुत ही अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं, और ये मेजर लाइफ स्किल्स हैं। क्या आपको लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड में जब हम बच्चे होते हैं, खेलना प्ले इज अ प्राइमरी लर्निंग मोड? व्हेन अ चाइल्ड इज इन मम्मा's टमी, जब वूम में बेबी होता है, पहली चीज जो वो करता है वो प्ले ही तो होता है। किकिंग करते हैं, घूमते हैं मम्मा के टमी में। मम्मा को भूख लगी तो भी बेबी विल रिस्पॉन्ड, मम्मा को कुछ अच्छा लगा बेबी विल रिस्पॉन्ड। सो प्ले इज गॉड्स
नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड टू बी इन द वर्ल्ड। वो हमारा पहला स्टार्ट है लाइफ का, तो वो एक बेसिक नेचर है हमारी। अगर एक बच्चा एक केव में भी बड़ा हो रहा होगा, वो वहाँ पे भी खेल के सीख लेगा। सो खेल एक ऐसा मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस होता है जो बच्चों के ओवरऑल ब्रेन को फायर करता है, ओवरऑल न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है। किसी भी एक सिंगल पार्ट ऑफ द ब्रेन में से प्ले नहीं आता। लैंग्वेज एक लिमिटेड पार्ट से आती है, विजन एक लिमिटेड पार्ट से आता है, उसके अलावा रीडिंग, राइटिंग, ये बड़े स्पेसिफिक पार्ट से आते हैं। पर जब हम प्ले की बात करते हैं, उसकी खूबसूरती ही ये है कि वो ओवरऑल ब्रेन को एक्साइट करता है। कोई भी डेवलपमेंट का ऐसा हिस्सा नहीं है जो प्ले से अनछुआ हो, एंड दैट्स व्हाई प्ले इज लर्निंग। प्ले इज अ चाइल्ड्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन। बच्चे खेलने के लिए ही बच्चे होते हैं, सीखने लगते हैं फिर तो बड़े हो जाते हैं। मगर ज्यादातर कहते हैं ना पेरेंट्स की पढ़ाई पर ध्यान करो, इतना मत खेलो, इतना टाइम वेस्ट मत करो खेलने पर। डू यू थिंक दैट वी मस्ट इनकरेज प्ले एज वेल? जैसे जब हम बच्चों को देखते हैं, हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस डेवलपमेंट को नापने के लिए कई बार पेरेंट्स से पूछते हैं। बच्चा चौकड़ी मार पाता है क्या? चौकड़ी मार के सीधा बैठ जाता है या लेटने की कोशिश करता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें डाल लेता है, आटे के साथ या किसी मेसी चीज के साथ, अलग अलग टेक्सचर्स के साथ खेल लेता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये हम प्री लर्निंग स्किल्स के लिए ही पूछ रहे हैं। अगर मेरा बच्चा चौकड़ी मार के सीधा नहीं बैठ पाता, अपने हाथ में एक पेंसिल के लिए फाइन ग्रिप डेवलप ही नहीं कर पाता, उसके आगे जाके राइटिंग तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। इट इज नॉट एज इजी कि मैंने ए फॉर एप्पल देखा और मैंने उसको कॉपी किया। मल्टीपल स्टेप्स हैं उस कॉपी करने में, जिसका पहला स्टेप ही ये है कि मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में अपना एक इरेजर ट्रांसफर करके लाइन मिटा पाऊं, या मैं इस हाथ में शार्पनर पकड़ के पेंसिल शार्पन कर पाऊं। मेरा सीधा बैठ पाना, मेरा लिख पाना, मेरा अपने शोल्डर को स्टेबलाइज कर पाना, ये प्ले से आता है। सो जो चीज फाउंडेशनली मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही है, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? कांक्षा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सेंस ऑफ एजेंसी क्या होता है और इसका चाइल्डहुड में क्या कॉन्टेक्स्ट है? सेंस ऑफ एजेंसी सुनने में काफ़ी टेक्निकल वर्ड लगता है, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि हम बच्चे को चॉइसेस देते हैं। बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें कि आज मैं क्या पहनूंगा, ये बच्चा खुद डिसाइड करता है। आज मुझे फ्रेंड के यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ लेकर के जानी है, आज मुझे ये खाना है। सो छोटी छोटी चॉइसेस जो उनके पास होती हैं, वो कहते हैं हम उसको सेंस ऑफ एजेंसी। और ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चा जो है जब छोटी छोटी चॉइसेस अपने आप बना पाता है, इवेंचुअली लेटर लाइफ में वो अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले पाता है, क्योंकि हमने उस स्किल को छोटे में फॉस्टर किया है। अब सवाल ये आता है, कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि तो फिर क्या सब चीज़ों के लिए हाँ कर दें? ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जो है वो चॉइस दे, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें अच्छा आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, अच्छा ये चलो शॉपिंग के लिए साथ में चलते हैं, सो वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी कोलैबोरेटिवली बच्चे के साथ चॉइस और मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं या पेरेंट्स सोचते हैं कि इनकी जिद है कि मुझे ये करना है या ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे वो चीज़ चाहिए, क्या ये एक्चुअली जिद होता है या आपको लगता है ये हेल्दी ऑटोनॉमी के साइंस होते हैं? और एक क्विक सवाल इसी में ही कि इसका रिलेशनशिप सिक्योर अटैचमेंट से क्या है? जिद हर वो चीज है जिसपे पेरेंट्स अटक जाते हैं कि ऐसे नहीं करना, बाकी तो कोई जिद है ही नहीं, अदरवाइज इट इज फ्री फ्लोइंग। बिल्कुल। अराउंड 2 to 3 years वो एज होती है जहां बच्चे ब्लंटली नो कह के अटक जाते हैं कि ये ही चीज करनी है, आप उस चीज से मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने बोल दिया आज मुझे पिंक फ्रॉक ही पहनना है, हाँ, वो कबर्ड के सामने चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे, कुछ भी करेंगे, वो पिंक फ्रॉक ही पहनेंगे। दिस इज द स्टेज वेयर दे आर टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। किस हद तक मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ। ये सिनेरियो आपने दिया है, बच्चा बैठ गया है, जिद अड़ी हुई है कि मैं पिंक फ्रॉक ही पहनूंगी, व्हाट शुड द पेरेंट डू? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आई थिंक पिंक फ्रॉक इज वेरी नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, इसका कोई आउटकम नहीं है। पिंक फ्रॉक पहनी या रेड पहनी या मैंने कहा था शॉर्ट्स टी शर्ट पहन लो, बच्चे के पास इतनी बैटरी है दिन भर में लड़ने की। अब वो बैटरी आप खाना ठीक से खा लो, कपड़े ठीक से पहन लो, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते में स्पेंड कर लीजिए, या आप स्मॉलर बैटल छोड़ के बिगर वॉर लड़ लो जो आपकी फैमिली के हिसाब से कल्चरली मोर इम्पॉर्टेंट है कि भाई एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो,
ट्रूथफुल रहो, ऑनेस्ट रहो, सिंसियर रहो, और वॉट एवर दैट माइट बी. दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. अगर मैं ये पिंक फ्रॉक का ही एग्जाम्पल लूँ, अगर आज मैंने गिवन कर दिया कि ठीक है बेटा आप पिंक फ्रॉक पहन लो, तो कल हो सकता है शूज की चॉइस पे बात आए, परसों हो सकता है फूड की चॉइस पे बात आए. जहां तक मैनेज हो सकता हो, इट इज गुड टू लेट योर चाइल्ड फील इंडिपेंडेंट, और उनको उनकी लाइफ की ड्राइवर सीट में बैठने देना चाहिए, क्योंकि वहीं से दे विल ऑल्सो लर्न टू मेक मिस्टेक्स, वहीं से दे विल ऑल्सो लर्न करेक्शन. अगर मैं इसी सिनेरियो को स्विच कर दूं टू अ 5 और 6 ईयर ओल्ड, तो इंस्टाग्राम की एक बहुत खूबसूरत आजकल टर्म है विच इज कॉल्ड PDA, परसिस्टेंट डिमांड अवॉइडेंस. मेरा बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा करा कि वो उस चीज को अवॉइड करते हैं. साइकोलॉजिकल स्टेज है ये. यू हैव टू लर्न टू रोल विद रेजिस्टेंस, नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट इट. परसिस्टेंट डिमांड अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप चाह रहे हो बच्चा एक X टास्क करे, उसको उस वक्त Y टास्क करना है. They will completely avoid doing whatever you are saying across all spectrums and continue to do what they want to do. यहाँ पे बच्चा अपनी चॉइस मेकिंग का रेपरकर्शन साइकोलॉजिकली लर्न कर रहा होता है. मम्मा ने बोला था A और B को लिखना है क्योंकि ये आज का होमवर्क है, मैंने वो सारा टाइम ड्राइंग में बिता दिया. इसका एक रेपरकशन नेक्स्ट डे होगा, विच इज ओके व्हेन अ चाइल्ड इज 5 और 6, मे नॉट बी ओके व्हेन अ चाइल्ड इज 20, 21. Absolutely. राइट. स्टेमिंग फ्रॉम दीज टू साइकोलॉजिकल स्टेजेस, अब आप देखो कितना ब्यूटिफुली बच्चे ने पहले सीख लिया कि कहाँ तक मैं मेरी चॉइस चला सकता हूँ, फिर उसने सीख लिया मेरे चॉइस का कॉन्सिक्वेंस क्या है. अब मैं आपको इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो दिखाती हूँ. 3 ईयर ओल्ड एक सुपरमार्केट में जाके कहेगा मुझे ओरियो ही खाना है, पर एक 6 ईयर ओल्ड एक सुपरमार्केट में जाके जब ओरियो मांगेगा, और अगर आप और मैं एज अ पेरेंट सजेस्ट करेंगे कि ओरियो नहीं खाते, चलो आज मारी बिस्किट ट्राई करते हैं, अब उसके ब्रेन में ये एबिलिटी है कि वो मारी और ओरियो के डिफरेंसेस को समझ सके, जी बिल्कुल, प्रोज एंड कॉन्स नाप तोल सके और एक चॉइस बना सके. ये क्यों आया? क्योंकि मैं और आप उसकी चॉइस मेकिंग को जिद के नाम पे हमने रोका नहीं, हम वहां अटके नहीं, हमने वो होने दिया, फिर हमने उनकी डिमांड अवॉइडेंस को भी होने दिया और उनको रेपरकशंस लर्न करने दिए, टू अ पॉइंट वेयर चॉइस मेकिंग स्टार्टेड कमिंग इन. सो सेंस ऑफ एजेंसी एक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है हमें एज अडल्ट्स चॉइस मेकिंग करने के लिए, उसके रेपरकशन से डील करने की क्षमता आने के लिए, और ये समझने के लिए कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है. तो आजकल जो हम ये कहते रहते हैं ना कि हमारे बच्चों में रेजिलियंस नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस आया क्रम्बल कर जाते हैं, क्योंकि हम इन स्टेप्स पे उनको कॉन्स्टेंटली स्कैफोल्ड करते रहते हैं, हम उनको रेपरकशंस तक पहुंचने ही नहीं देते. तो जब इवेंचुअली लाइफ में रेपरकशंस आते हैं एक्शंस के, दे डोंट नो हाउ टू टेक इट ऑन. अगर आप बता सकें इन लेमैन लैंग्वेज इसको ब्रेक डाउन कर सके कि हम पेरेंट्स के लिए हाउ टू बिल्ड दैट सिक्योर अटैचमेंट बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. एक बच्चे के लिए जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये प्रेजेंस तब बननी शुरू नहीं होती है जब बच्चा जो है वो बॉर्न हो चुका है. जब बच्चा एक मदर के वूम में होता है तभी से ये बनना शुरू हो जाता है. उसी टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर हम कोई गाना है जो हम रोज़ सुनते हैं साथ में, मे बी सम रिदमिक मूवमेंट्स लाइक हम रॉक कर रहे हैं, या फिर हम बच्चे के जो फादर हैं या बच्चे के जो केयर गिवर्स हैं वो उसके साथ बातें कर रहे हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ एक रिश्ता बना रही हैं. रिसर्चेस में भी ये बताया जाता है कि बाद में जो वही सेम सॉन्ग बच्चे को सूद करता है जो उसने उस टाइम पे सुना है जब वो मदर के एक वूम में है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्वालिटी ऑफ टाइम. अगर हम बच्चे के साथ जो है वो आधा घंटा अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम है जहाँ पे हम बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं. जो हम पहले बात कर रहे थे अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, उसके साथ एक मज़ेदार खेल है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई नतीजा निकलना है, कुछ सिखाना है, बट हम दोनों को मज़ा आ रहा है वहाँ पे. हम सिंपल पीकाबू गेम जो बच्चे के साथ करते हैं, ये हमें लगता है कि ये सिंपल गेम है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सिखाता है बच्चे को कि जब पीकाबू हुआ उसके बाद मम्मी चली गई लेकिन मम्मी वापस आती है. जो डॉक्टर सोनिया सिक्योर अटैचमेंट की बात कर रही थी, ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ बच्चा समझता है अच्छा ये चले गए पर ये एंकर है, ये वापस आ गए हैं. ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. बच्चों के लिए 3 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
जैसे एक फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में जब बच्चा उठता है उसके बाद के 7 मिनट, जब बच्चा स्कूल से आता है उसके बाद के 7 मिनट, और जब बच्चा सोता है उसके पहले के 7 मिनट। ये 3 विंडोज ऐसी हैं कि अगर आप बच्चे के साथ प्योरली सिर्फ बात कर रहे हैं, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, कैसा रहा, क्या हुआ, सुन रहे हैं उसको, एक सिक्योर टाइम होता है बच्चे के लिए। बच्चा वापस आ पाता है कि अच्छा अगर मैंने गलती भी कर दी शायद डांट पड़ेगी, लेकिन मम्मा हैं या पापा हैं या ये मेरे जो दादी बाबा हैं, नाना नानी हैं, ये लोग हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे के साथ सिक्योर अटैचमेंट बिल्ड करते हैं। एज अ वर्किंग मदर मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि मान लो कि उन 3 विंडोज़ में से 2 मिस हो गए, क्योंकि मम्मी को भी सुबह जाना होता है ऑफिस के लिए, आफ्टरनून ऑफिस टाइम्स होता है, एंड जो फर्स्ट इंटरेक्शन एक माँ या फादर और बच्चे के बीच में होता है वो शाम को होता है। कई बार पेरेंट्स के अंदर भी काफ़ी इमोशंस चल रहे होते हैं, जैसे गिल्ट का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इमोशन होता है। तो हाउ कैन अ पेरेंट बिल्ड दैट सेफ अटैचमेंट और दैट सिक्योर अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ? सिक्योर अटैचमेंट एस्टैब्लिश करने का जो 2 मंत्र होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंसी एंड प्ले। ये जो 7 मिनट की 3 विंडोज हैं, दे आर दोज टाइम्स वेयर अ चाइल्ड इज मोस्ट ओपन टू यू। इट इज नॉट दैट कि बच्चा और किसी टाइम में दिन में आपसे ओपन अप नहीं होगा। ये वो टाइम्स हैं जब सबकॉन्शियस ब्रेन थोड़ा मेलोड डाउन होता है, फिल्टर्स थोड़े अनगार्डेड होते हैं, एंड इट इज ट्रू अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स ऑल्सो। तभी पुराने लोग वो आदतें डालते थे ना कि सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनो, सुबह उठते ही भगवान का नाम लो या कोई अच्छे थॉट्स लाओ। Lately, all manifestation gurus tell you first thing that you do in wake up in the morning is imagine your day, manifest what you want, क्योंकि ये वो इमोशनली वल्नरेबल स्टेट्स होती हैं। हाउएवर दिन में कभी भी जब आप टाइम निकाल सकें, डिवाइस फ्री, अनडिवाइडेड अटेंशन वाला, जहां आप अपने बच्चे के साथ एक बच्चा बन सकें, वेर यू आर नॉट पेरेंटिंग देम। It could be just a simple game of Ludo also after dinner. And consistently अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट रहिए। हम कह देते हैं तुम ऐसा करोगे तो हम ये ला के देंगे, पर जब वो कर देते हैं तो हम कहते हैं बेटा अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट संडे देखते हैं। आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी। आपने बच्चे को बोला बेटे झूठ नहीं बोलना, आई एम ऑलवेज देयर, तुम जो करो आके मुझे बताना, मैं हूँ। पर आपका फोन बजा तो आप ही बच्चे को कहते हो बोल दो पापा जरा कहीं बाहर गए हैं। कंसिस्टेंट रहेंगे तो अटैचमेंट्स अपने आप सिक्योर होंगे। एंड फॉर द 7 मिनट विंडो, प्ले इज योर आंसर टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड चिल्ड्रन। उनके मन की बात जाननी है, खेलो। उनको अपने मन की बात बतानी है, खेलो। उनको पढ़ाना है, खेलो। उनको रेगुलेट करना है, खेलो। उनको खुश करना है, खेलो। खेल हैज टू कम बैक। जी, देखा जाए तो कभी कभी बाहर तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, दे आर द परफेक्ट चाइल्ड आउटसाइड, और घर के अंदर एकदम से टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं खाना है। अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं विस्तार में कि टैंट्रम्स होते क्या है? इसके 2 पार्ट्स हैं। मैं पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम काम पे होते हैं और हम काम पे अपने बॉस के अराउंड होते हैं, अपने किसी सीनियर के अराउंड होते हैं, और हमें जो है वो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हमें कोई बात अच्छी नहीं लगी लेकिन हमें सुननी पड़ती है, हम वहाँ पे क्या करते हैं? वेयर आर द बेस्ट बिहेवियर, सुननी पड़ती है एग्जैक्टली। और जब घर आते हैं तब अगर किसी ने कोई बड़ी बात नहीं कही, किसी ने कोई छोटी बात भी कह दी, फिर क्या होता है? चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है, वी रिएक्ट। पर आप बाहर तो ठीक थे, बाहर तो अच्छा बिहेव कर रहे थे, घर आते ही क्या हो गया? That's true. सो हमें लगता है कई बार बच्चों की जिंदगी तो बहुत आसान है, खेलना ही तो है और क्या है। लेकिन अगर एक बच्चे के दिनचर्या को देखें तो सुबह मुझे उठना है पर मुझे उठने का मन नहीं है। उसके बाद मैं स्कूल गया, मेरी बस में कोई फेवरेट स्नैक लाया था, मुझे उसने नहीं दिया, मुझे मना कर दिया। अब मैं क्लास में गया, आज मेरी फेवरेट टीचर तो आई नहीं है और आज मेरा दोस्त भी नहीं आया है। अब वो कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कितने छोटे छोटे स्ट्रेसेस, मतलब हमारे लिए छोटे होते हैं पर कितने स्ट्रेसेस होते हैं। मुझे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे बाहर घूमने जाना है। अब जब मैं घर आया तो क्योंकि स्कूल में तो मुझे पता है कि एक एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि मुझे इसी तरीके से रहना है, लेकिन जब घर आया तो घर मेरी सेफ स्पेस है। जैसे हमारी सेफ स्पेस होती है वैसे बच्चों की भी सेफ स्पेस है। वहाँ पे वो अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं कि घर आकर के बच्चे क्यों फैल जाते हैं, बच्चा वहीं फैलता है जहाँ पे वो सेफ्टी महसूस करता है। अगेन कई बार ये भी फिर से सवाल आता है कि हम बच्चों को फिर क्या नो नहीं बोलें।
बच्चे का ब्रेन वायर्ड होता है सुनने के लिए कि नो में पुश एंड पुल आता है, पर क्या कर सकते हैं, हम उन्हें ऑप्शंस दे सकते हैं वहाँ पे भी। अभी पार्क फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चा कहता है अभी के अभी पार्क चलो, अभी पार्क नहीं जा सकते, पर घर पे ब्लॉक्स खेल सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं। सो हम इसको एक टेक्निक कहते हैं सिंपल, कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट, ये नहीं कर सकते तो और क्या हो सकता है। या फिर एक बच्चे को कंसिस्टेंट टाइम दे दें। जैसे बच्चों के दिमाग में अगर हम कहते हैं, कई बार कुछ बच्चों के लिए काउंटडाउन बहुत अच्छा वर्क करता है कि अब हम 10 काउंट्स में जाएंगे, लेकिन कई बच्चों का ब्रेन टिक करने लगता है कि ओ अब 10 मिनट में, 10 काउंट में काम खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए कॉन्क्रीट चीज़ें हेल्प करती हैं कि अच्छा 3 बार और स्लाइड कर लेते हैं फिर चलते हैं। सो ये कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजीज नहीं होती कि कैसे डील करना है, हर बच्चे के हिसाब से हमें कुछ कुछ अलग देखना पड़ता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, जो जैसे पहले डॉक्टर सोनिया ने भी कहा था, कि कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी। जी, आज मेरे दिन में क्या होने वाला है, क्या मुझे पता है। जब हमें पता होता है कि आगे दिन कैसे अनफोल्ड होने वाला है, तो उससे हमारी सेंस ऑफ सेफ्टी स्ट्रॉन्ग होती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट न्यूरो साइंस के हिसाब से डॉक्टर सोनिया, स्लीप वेक साइकिल अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? बहुत हेविली इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज स्लीप वेक साइकिल, लाइक आकांक्षा सेड, एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। जब बेबी मदर की वूम में भी होता है, उसका वहाँ पे भी एक स्लीप वेक साइकिल होता है जो मदर से ट्यून्ड इन होता है। अर्ली ईयर्स में स्लीपिंग आवर्स बहुत डोमिनेंट होते हैं दिन में। राइट फ्रॉम एन इन्फेंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट जो 18 घंटे दिन में सोते हैं, टू ग्रेजुअली कमिंग डाउन टू 14 आवर्स, 12 आवर्स, to almost continuing about 10 hours of sleep even until 5 or 6, and gradually by the age of 12 you are expected to follow adult patterns of 7-8 hours sleep. स्लीप में क्या हो रहा होता है, स्लीप वाइल हमारे ब्रेन का रेस्टिंग फेज होता है, वो बॉडी का रेस्टिंग फेज नहीं होता। इट इज द रिपेयर मेंटेनेंस टाइम ऑफ योर बॉडी, starting with secretion of melatonin when we are trying to fall asleep and continuing till the end when we are going to wake up. Everything in the body is getting repaired. हाइट तब इंक्रीज होगी, हेयर एंड नेल्स तब ग्रो होंगे, बॉडी के जो ऑर्गन्स ने दिन भर काम किया है उनका वेयर एंड टेयर उस वक्त रिपेयर होगा, वुंड्स रिपेयर होंगे, बॉडी इन्फेक्शंस को फाइट करेगी। सो अ लॉट इज हैपनिंग एट द टाइम व्हेन अ चाइल्ड और इवन एन अडल्ट इज स्लीपिंग। बट इन चिल्ड्रन, बिकॉज एक्टिव ग्रोथ फेज है, ग्रोथ हार्मोन रात में रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, द बॉडी इज बिल्डिंग इटसेल्फ वेरी स्ट्रांगली। सो जितना अच्छा डीप स्लीप बच्चे लेते हैं और जितनी लेंदी स्लीप बच्चे लेते हैं, उतना ही वो ग्रो करते हैं। हाउएवर, दिस स्लीप ऑल्सो हैज टू कम इन अ वेरी वेरी रूटीन्ड मैनर, बिकॉज द सर्केडियन रिदम, जो बॉडी की खुद की एक इनबिल्ट क्लॉक है, वो अपनी ही गति से चलती है। अनलेस हमारी स्लीप वेक साइकिल उससे अलाइंड है, हमारी बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग इल वेरी फ्रीक्वेंटली। हम नोटिस करते हैं मेडिकली भी, जिन बच्चों को बहुत कॉमनली एलर्जीज होती हैं या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पिक करते हैं, उन बच्चों की स्लीप बहुत अच्छी नहीं होती। नींद में हाथ पैर चलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली दे विल वेक अप, they don't have very good quality of sleep, because right at the time when the body has to make up for all the deficits, उसको अपनी बीमारियां ठीक करनी है, बच्चा उसी समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कितना स्क्रीन टाइम इज इनफ फॉर अ चाइल्ड, और क्या बच्चों को आईपैड या टीवी देखना चाहिए सोने से पहले? स्क्रीन टाइम एआई के ज़माने में इनएविटेबल है पर नेसेसरी नहीं है, राइट? प्री स्कूल एज में स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बच्चे खुद को नेचुरली प्ले में घर के अलग अलग स्पेसेस में एंगेज कर पाते हैं। हम उनकी लाइफ में स्क्रीन डालते हैं ताकि हम हमारा काम चैन से ख़त्म कर पाएं, स्पेशली जब वो खाना खा रहे होते हैं। करेक्ट। सो दैट आंसर्स वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक बार बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो अब बहुत सारी एकेडमिक पेडागोजीज का हिस्सा है स्क्रीन लर्निंग। हाउएवर, वो एक आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। My problem is not with the screen. My problem is that you have played Cocomelon on the screen and your child is watching it and you are away. You also sit and watch. Make Cocomelon a part of play. Make it a tool to enhance experience of play, because it's a lot of audiovisual sensory input also. But it should not be a replacement of a mummy or a papa.
मतलब इकट्ठा बैठकर देखें, इकट्ठा उस बैठ के प्रोग्राम करिए। आप रील्स मत देखिए, आप मूवीज देखिए। चाहे मूवीज आप 15-20 मिनट्स के बर्स्ट में देखिए। लायन किंग आपने चला लिया, आपने पॉज कर दिया जब आपको लगा मेरे बच्चे रेस्टलेस हो रहा है, एंड सडनली वन ऑफ यू मुफासा, वन ऑफ यू सिम्बा एंड योर रोल प्लेइंग। स्क्रीन हैज बिकम इंफॉर्मेटिव। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी ऑफ इट, हमारी बॉडी में सर्केडियन रिदम रीसेटर हार्मोन मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, विच इज राइट हियर बिटवीन आवर आईज। जब हमारा रेटिना रात में डार्कनेस परसीव करता है तब मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, बिकॉज इट्स अ फोटो सेंसिटिव हार्मोन। जैसे ही बेड टाइम पे आप स्क्रीन को एक्सपोज हो गए, आपने उस फोटो सेंसिटिव मेलाटोनिन को खत्म कर दिया। एडेड ऑन आपने ऑडियो विजुअली ब्रेन को एक्साइट कर दिया। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव अवेकन्ड द ब्रेन which now has no source of hormone to sleep, and then tuning down into sleep becomes a very huge challenge, and फिर dysregulation भी हो रहा है, crying भी हो रही है, shouting भी हो रही है। Sleep has gone out of the window as that function of the body which is supposed to help in repair and maintenance। अब आप stress में सोने जा रहे हो, आप stress में ही उठने वाले हो। and अगर मैं उसी तरह से बात करूं कि हम एज अडल्ट देखते हैं तो हम मॉडल कर रहे हैं, एंड इट इज़ ओके। आई अंडरस्टैंड कि हम सबको दिन के एंड में अनवाइंड करना होता है, स्क्रीन इज अ ग्रेट एंटरटेनर एंड ऑल ऑफ दैट, बट हम भी उसको हाफ एन आवर बिफोर बेड टाइम तो शट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। आई डोंट थिंक इट्स दैट डेस्परेट अ नीड। पेरेंट्स भी गिल्टी है यहाँ पर काफी। हाँ, हम सब गिल्टी हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम स्क्रीन यूज का रेगुलेशन भी मॉडल कर देंगे तो हमारे बच्चे बेटर लर्न करेंगे। उनको ये देखने मिल जाएगा कि मम्मा पापा को भी स्क्रीन शट डाउन करके साइड में रखना आता है। हम वो उनको दिखाते नहीं हैं तो वो लर्न भी नहीं करते फिर। सो इट हैज टू बी अ फाइन बैलेंस ऑफ वन, मेक स्क्रीन अ टूल इन लाइफ, डोंट मेक स्क्रीन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, एंड सेकेंडली डू नॉट यूज इट क्लोजर टू बेड टाइम। इट इज नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमन ब्रेन। मैं अपनी ही उदाहरण देती हूँ। यू नो व्हेन यू आर इन अ रश, व्हेन यू हैव टू गो टू वर्क, या आपका कोई डेडलाइन है, आप जल्दी से आईपैड दिखा देते हो, बच्चा खा भी लेता है खाना देखते देखते, कोकोमेलन, ये सारे कार्टून्स। उससे क्या बच्चे की ब्रेन पर इन्फ्लुएंस होता है? सो जब हम खाना खा रहे हैं और हम साथ में कुछ देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह में जा रहा है, कई बार हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करता है। सो हम देख रहे हैं बट हम पैसिवली खा रहे हैं। सो समवेयर द इम्पैक्ट इज ऑन फीडिंग। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि स्क्रीन देखते वक्त तो सब कुछ खा लेता है, बिल्कुल, लेकिन स्क्रीन के अलावा नहीं खाता, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे वो टेस्ट प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। जब हम बिना स्क्रीन के खाते हैं और बच्चे स्पेशली अपने हाथ से उन चीज़ों को छूते हैं, हम अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें जो फीडिंग चेयर्स पे बैठते हैं, उनको हम ब्रोकली दे रहे हैं, उनको हम दही दे रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, बच्चा हाथ से, फिंगर फूड से स्टार्ट होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा फिंगर से उन चीज़ों को पकड़ रहा है, उसको टैक्टाइल सेंसेशन मिल रहा है। उसके बाद बच्चा मुंह में रखने से पहले उसको देख रहा है, उसको स्मेल कर रहा है। उसका ब्रेन जो है वो उस फूड के साथ कंफर्टेबल हो गया है। जब हमारा ब्रेन कंफर्टेबल होता है विजुअली, टैक्टाइल और स्मेल के साथ, हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑलरेडी जो है वो उससे कंफर्टेबल हो गए हैं, तो टच एंड टेस्ट जो है वो और ज़्यादा ईजियर हो जाता है। अगेन इसके ऊपर भी काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं कि जब बच्चा, उसके साथ पॉजिटिव एसोसिएशन बना हुआ है, क्योंकि हम प्ले की बात कर रहे थे, हमने ये बात प्ले से शुरू करी है। बच्चे ने उसके साथ खूब खेला है, चावल के साथ खेला। बच्चों को तो मजा आ रहा है, मम्मी का काम बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमने वहां पे अगर उसको कंटेन कर दिया एक जगह पे कि आपको यहीं पे करना, और बच्चा खूब सारा खेल रहा है और खूब सारे मजे कर रहा है, तो उसका खाने के साथ एक रिश्ता बन गया। जो वो खाने के साथ रिश्ता बन गया, वो फिर जब मुंह में जाएगा तो उसका ऑलरेडी एक रिश्ता बना हुआ है, वो मच ईजियर है वर्सेस अगर हम बच्चे को नए फूड ट्राई करा रहे हैं। इसीलिए हम कई बार जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि बहुत लिमिटेड चीज़ें खाता है, हम कहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे के साथ काम कर रही हूँ जिसका अगेन सेम इशू है कि ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं करता है, और मम्मी ने कहा बिल्कुल भी चीज़ें नहीं ट्राई करती है, फ्रूट्स नहीं ट्राई करती है। हमने बहुत सारी पिंटरेस्ट पे पहले हमने खूब सारे फन फूड चीज़ें देखी। उसने एक चीज़ देखी कि ये बनाते हैं। हमने खूब सारी स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करी, स्ट्रॉबेरीज के आईज नोज बनाए। उसके बाद फिर हमने दही लिया, उसमें क्रीम बनाई, उसको हाथ से मिक्स किया।
वो बच्ची जो टेस्ट भी नहीं करती थी, उसने वो एक एक पार्ट पे टेस्ट किया और फिर सब कुछ साथ मिला दिया। और फिर उसने कहा ये तो बहुत ही मज़ेदार है, ये तो छोटा छोटा उसी ने कट किया, उसी ने उसको मिक्स किया, स्मेल किया, सब कुछ। तो वो ये एक ओवरऑल एक प्लेफुल पॉजिटिव एक्सपीरियंस और बन गया। ध्यान खाने पर है, आईपैड पे खाने नहीं पे है। जब हम आईपैड पे ध्यान दे रहे हैं तो जितने भी हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स हैं वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे ना कि क्या चीज़ें जा रही हैं, मैं बिल्कुल। क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो आई थिंक आई वुड से कि इवन फॉर फूड एक्सप्लोरेशन, जो हमारा लिमिटेड एक रेपर्टोयर हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए भी इट्स प्ले, इट्स अ लॉट ऑफ मेसी प्ले। हम कई बार आजकल फाइन डाइनिंग के पार्ट पे हम हमेशा हमारे बैग्स में टिश्यूज़ होते हैं, वेट टिश्यूज़ होते हैं, कि जैसे ही बच्चे के यहाँ पे कुछ लगा हम तुरंत रेडी होते हैं वाइप करने के लिए। बट अगेन दोज आर द एक्सपीरियंसेस। वो जब बच्चे के लगता है, इवेंचुअली वो बॉडी अवेयरनेस है, बच्चा उसको खुद से इवेंचुअली पूछता है, अपने टंग से लिक करता है। सो ये पूरा प्रोसेस और ये पूरा एक्सपीरियंस जो है, ये तब होता है जब हमारा ध्यान बटा नहीं हुआ है, स्क्रीन के साथ हमारा ध्यान बट जाता है। सो लेट्स बी प्लेफुल विद फूड एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। डॉक्टर सोनिया, आकांक्षा, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया। वी हैव हैड सम ग्रेट आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशंस। मुझे तो अपना बचपन भी याद आ गया, हमने खेल के इतनी बात की। एंड होपफुली हमारे व्यूअर्स भी खेल और मस्ती अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। थैंक यू एंड नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।